हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना त्यागी। वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज चली हुई है उसी को कंटिन्यू करते हैं। चलते हैं क्वेश्चंस पे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिसलेक्सिया इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद डिफिकल्टी इन। डिसलेक्सिया मुख्य किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है? तो डिसलेक्सिया जिस बच्चे को है उसे पढ़ने में दिक्कत होगी, यानी ये रीडिंग डिसऑर्डर है। ये रीडिंग डिसऑर्डर है। और जिस बच्चे को लिखने में दिक्कत होगी उसे डिस्ग्राफिया होगा। डिस्ग्राफिया ये राइटिंग डिसऑर्डर है। ठीक है। जिस बच्चे को कैलकुलेशन में दिक्कत होगी उसे डिसकैलकुलिया होगा। ये कैलकुलेशन डिसऑर्डर है, जिस बच्चे को मैथ में प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही होता है। रीडिंग, पढ़ने में दिक्कत हो रही है बच्चे को तो उसे डिसलेक्सिया है, यानी सा को वाज पढ़ रहा है, वाज को सा पढ़ रहा है, डॉग को गॉड पढ़ रहा है, गॉड को डॉग पढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही होता है। बी, सी और डी ये तीनों गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ pedagogy would enable a teacher to cater to individual differences among learners in her classroom? किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखने में मदद करेगा? स्टैंडर्ड एंड यूनिफॉर्म, तो स्टैंडर्ड करिकुलम तो टीचर्स को अपनाना ही नहीं है। टोटली सेंटर्ड अराउंड एग्जाम, पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित, तो ये बात तो गलत है। हमें बच्चे को प्लेवे मेथड से पढ़ाना है, एनवायरमेंट से लिंक करके। टोटली सेंटर्ड अराउंड टेक्स्ट बुक की बात तो एनसीएफ करता ही नहीं है, कोई भी कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं करता है। पूरी तरह से पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित, तो ये बात गलत है। एंगेजिंग एंड कंटेक्चुअल, संलग्न एवं संदर्भित, ये बात बिल्कुल ठीक है। हम बच्चे को एंगेज करके पढ़ाएंगे, एक्सप्लोर करेगा बच्चा, कुछ एक्सप्लोरेशन होगा, बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, एक्टिवली लर्निंग करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट लर्नर्स वर्किंग इन ग्रुप्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ। बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषता है? फ्लेक्सिबल तो अरेंजमेंट हो और ग्रुप में बच्चे काम करेंगे, तो ये किस चीज की विशेषता है? बिहेवियरिस्टिक क्लासरूम, तो बिहेवियरिज्म ऐसा नहीं कहते। सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम, ये बात बिल्कुल ठीक है। सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में फ्लेक्सिबल करिकुलम होगा, फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट होगी, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है तो वो आगे बैठेगा, किसी बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है तो उसे आगे बैठाया जाएगा। तो बिल्कुल फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट होगा। बच्चे ग्रुप्स में पढ़ेंगे, डिस्कशन करके पढ़ेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, एक्टिविटीज के थ्रू पढ़ेंगे, ऐसा सारे कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं और एनसीएफ भी ऐसा ही कहता है। टीचर सेंटर्ड क्लासरूम, ये बिल्कुल गलत बात है। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होना चाहिए। कैसा क्लासरूम होना चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड। टेक्स्ट बुक सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम होना चाहिए। लर्नर सेंटर्ड कंस्ट्रक्टिविज्म ऐसा ही बोलते हैं और एनसीएफ भी ऐसा ही कहता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट द प्राइमरी लेवल NEP 2020 proposes as the medium of instruction across the nation। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? NEP चाहे 2020 हो चाहे 2005 वाली, कोई भी NEP हो, वो मदर टंग को ही प्रमोट करते हैं। मदर टंग और होम लैंग्वेज में ही बच्चे को पढ़ाना चाहिए प्राइमरी में। ठीक है। एलिमेंट्री एजुकेशन बच्चे की मदर टंग में ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम, इज अ सिंपल प्रोसेस, एक सरल प्रक्रिया है। इज अ सोशल प्रोसेस, एक सामाजिक प्रक्रिया है। कैन टेक प्लेस ओनली थ्रू फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, इज कंडीशनड अपॉन एग्जाम्स। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन हमेशा सोशल प्रोसेस होता है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के थ्रू बच्चे की पढ़ाई होती है, समाज से इंटरेक्शन करके। ठीक है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन किसने दिया था? जॉन डीवी ने दिया था। ये कहते हैं कि एक सामाजिक प्रक्रिया है अधिगम। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही होगा, बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लेव वाइगोत्स्की बिलीव्ड दैट, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि
लर्निंग इज मेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉलेज, सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है। तो जहां केवल है वो तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये नेगेटिव वर्ड होते हैं, ओनली, रिवार्ड, पनिशमेंट, ठीक है। लर्निंग इज कंट्रोल्ड रेस्पॉन्स टू रिवार्ड्स, देखो रिवार्ड आ गया, रिवार्ड के ऑप्शन तो हमारे होते ही नहीं है, क्योंकि कोई भी कंस्ट्रक्टिविज्म, कोई भी एनईपी रिवार्ड और पनिशमेंट की बात नहीं करते हैं। नॉलेज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द टीचर टू अ स्टूडेंट इन अ पैसिव मैनर, बच्चा कभी भी पैसिव नहीं होगा, बच्चा एक्टिव होगा, ठीक है। नॉलेज इज को कंस्ट्रक्टेड इन अ जोन ऑफ व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विद सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने में दूसरों की मदद से करने में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ भी नहीं आ रहा है तो भी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे केवल आ रहा है, तो केवल तो नेगेटिव रेस्पॉन्स है, रिवार्ड और पनिशमेंट की बात भी नहीं करते, कंस्ट्रक्टिविज्म, और वाइगोत्स के कंस्ट्रक्टिविज्म थे। बच्चा हमेशा एक्टिव रहता है, तो यहाँ इन्होंने पैसिव बोला हुआ है, तो तीनों ऑप्शन तो वैसे भी कट गए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बचा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा है सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग बेसिकली होता क्या है, टेम्परेरी हेल्प, क्यूज देना बच्चे को। बच्चा अगर पूरा क्वेश्चन कर रहा है तो पूरा उसे दिक्कत आ रही है तो उसे आधा एग्जाम्पल करके दे दो, आगे बच्चा खुद कर लेगा, ठीक है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। ए, डिक्टेटिंग आंसर्स टू क्वेश्चंस, सवालों के जवाब बताना, तो पूरा आंसर तो बताना नहीं है, वो टेम्परेरी हेल्प थोड़ी हुई, तो पूरी हेल्प हो गई। प्रोवाइडिंग प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज, संकेत एवं इशारे देना, ये बात बिल्कुल ठीक है कि बच्चे को हाफ क्यूज दो और बच्चा आगे खुद कर लेगा, वो स्कैफोल्डिंग के अंदर आता है। आगे भी पढ़ लेते हैं। ऑफरिंग मटेरियलिस्टिक रिवार्ड्स, रिवार्ड्स नहीं देना है हमें बच्चे को। एनेबलिंग कंडीशनिंग ऑफ स्टिमुलस रेस्पॉन्स, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। फॉर चिल्ड्रन हु आर इन अ प्री ऑपरेशनल स्टेज, टीचर शुड, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे के लिए शिक्षक को यूज कॉन्क्रीट प्रॉम्प्ट्स एंड अ लॉट ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल्स, मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। तो बात तो ठीक है, बच्चा ऑडियो विजुअल से अच्छे से ग्रैब करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, डेपिक्ट हायरार्किकल रिलेशनशिप थ्रू कॉम्प्लेक्स डायग्राम। कॉम्प्लेक्स डायग्राम हम प्री ऑपरेशनल में नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चा इतनी छोटी एज में होता है, वो सिंपल डायग्राम को ही फॉलो करता है। प्री ऑपरेशनल की एज होती है 2 to 7 ईयर्स, 2 to 7 ईयर्स। तो ये ऑप्शन गलत हुआ। गिव एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स टू वर्क अपॉन, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स हम फॉर्मल ऑपरेशनल में इसकी बात करते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल में जिसकी एज है 12 से 18 साल, 12 to 18 ईयर्स। ऑप्शन नंबर डी, गिव अपॉर्चुनिटीज टू सॉल्व प्रॉब्लम दैट रिक्वायर हाइपोथेटिकल थिंकिंग, हाइपोथेटिकल थिंकिंग। तो ये भी फॉर्मल ऑपरेशनल की बात है। फॉर्मल ऑपरेशनल में बच्चे को हाइपोथेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, बच्चा तर्क लगाना शुरू कर देगा, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आएगी, तो ये दोनों फॉर्मल ऑपरेशनल में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। चिल्ड्रन इन डैश स्टेज understand object permanence but do not realize that actions can be reversed and their judgment are based on immediate appearance of things। किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्माण चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। तो इन्होंने कहा है कि बच्चे ऑब्जेक्ट परमानेंस समझ लेते हैं लेकिन रिवर्सिबिलिटी नहीं आती। तो अगर खाली ऑब्जेक्ट परमानेंस पूछा होता तो हम सेंसरी मोटर पे जाते, लेकिन इन्होंने बोला है कि बच्चा रिवर्स करके नहीं सोच सकता। तो ऑप्शन नंबर बी पे हम जाएंगे, प्री ऑपरेशनल में। प्री ऑपरेशनल में बच्चे के अंदर इरिवर्सिबिलिटी होती है, वो रिवर्स करके नहीं सोच पाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही होता है, ठीक है। कॉन्क्रीट और प्री फॉर्मल ऑपरेशनल ये हायर एज हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ चाइल्ड लर्न to grasp large things such as a ball with hands before learning to pick up a pea using pincer grasp. Which principle of development does this illustrate? एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता है, पहले बड़ी चीजें पकड़ना सीख रहा है, उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर का दाना
उठाना सीखता है। यह उदाहरण किसका है? यानी पहले बड़ी चीजों को पकड़ रहा है फिर छोटी चीज पे आ रहा है, यानी पहले बड़ी चीजों पे उसका कंट्रोल हो रहा है फिर छोटी चीजों पे हो रहा है। तो सिफेलोकोडल क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, ये होता है हेड टू टो। इसमें बच्चा पहले अपना सर संभालेगा, फिर अपनी गर्दन संभालेगा, फिर बॉडी पे बैलेंस आएगा। प्रोक्सिमो डिस्टल क्या होता है? सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज यानी बच्चा पहले बड़ी चीजों पे बैलेंस बनाएगा फिर छोटी चीजों पे, यानी अंदर से बाहर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही होता है। इक्विलिब्रेशन की कोई बात नहीं, इक्विलिब्रेशन पियाजे की थ्योरी में, कंजर्वेशन की भी कोई बात नहीं है। ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सिफेलोकोडल होगा नहीं, प्रोक्सिमो डिस्टल होगा, यानी बच्चा पहले बड़ी चीजों पे अपना कंट्रोल बनाएगा फिर छोटी चीजों पे। ठीक है, बच्चा बॉल पकड़ लेगा उसके बाद मटर के दाने को पकड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही है। चलते हैं आगे। आज की